हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं रवि प्रकाश। आज मेरा टॉपिक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में जो भूमि की अधिग्रहण किया जाता है उसका क्या प्रोसेस है। ये टॉपिक मैं इसलिए आज डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज जो एनएचएआई की कंस्ट्रक्शन का जो रफ्तार है बहुत ही बढ़ गया है। और हर जगह लगभग हर स्टेट में आज लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि लैंड एक्विजिशन किस तरह से किया जाता है, मेरा अवार्ड कितना बनेगा, कौन से वेट से बनेगा, कब तक अवार्ड हो जाएगा, और इसका हमें अगर कोई परेशानी है तो हमें किन के पास जाकर कंप्लेन करना है, या और भी किसी तरह की सहायता है तो हमें किन के पास जाके अपने डाउट्स को क्लियर करना है। मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है, उसे ठीक कराना है। मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड सही नहीं है, उसे ठीक कराना है। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके आज डिस्कस करूंगा कि एनएचएआई अगर आपकी ज़मीन अधिग्रहण करती है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस अपनाई जाती है। तो उससे पहले एक मैं एनएचएआई के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि एनएचएआई जो है एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसे 1998 में बनाया गया था ताकि जो देश के अंदर नेशनल हाईवे है उसकी मेंटेनेंस किया जाए और नई नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया जाए। आज लगभग 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं जिसका एनएचएआई मेंटेनेंस कर रही है और कंटिन्यूअस नए नेशनल हाईवे को बना बना रही है। अगर कोई पुरानी नेशनल हाईवे है उसके वाइडनिंग कर रही है, 6 लेन बना रही है, 4 लेन बना रही है। तो कंटिन्यूअस एनएचएआई का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। तो एनएचएआई जो है स्टार्टिंग में एनएसडीपी फेज स्टार्ट किया था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके अंदर लगभग 5-6 फेज थे। और सारे फेज में फर्स्ट फेज में अपने देश के अंदर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। फिर सेकंड फेज में अपना नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। फिर उसके बाद और भी अलग अलग फेजों में कभी वाइडनिंग का मतलब जो पुराने हाईवेज थे उनके वाइडनिंग हुई, एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ या 6 लेन का कंस्ट्रक्शन हुआ। ये अलग अलग फेज के में एनएचडीपी का जो अलग अलग फेज है उसके तहत ये सारी हाईवे की कंस्ट्रक्शन हुई। बाद में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने एनएचडीपी के बाद भारतमाला का स्टार्टिंग किया। और एक भारतमाला बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लगभग 83,000 किलोमीटर की सड़क निर्माण करना है। और ये जो भारतमाला है ये दिसंबर 2017 में स्टार्ट हुई है और उसके बाद हाईवे की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही रफ्तार पकड़ ली है। लगभग हर कस्बे और हर शहर के अंदर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कहीं बाईपास बन रहा है, कहीं अंदर कहीं बाईपास बन रही है, कहीं 4 लेन बन रही है, कहीं 6 लेन बन रही है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रही है। तो जहां जहां हाईवे की कंस्ट्रक्शन होगी वहां वहां जमीन का जरूरत होगा। और जमीन का जरूरत होगा तो एनएचएआई जमीन अधिग्रहण करेगी। एनएचएआई जब जमीन अधिग्रहण करेगी तो अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा जमीन कितना जा रहा है, कौन से भाग से जा रहा है, कौन से वेट से जमीन लिया जा रहा है। ये सारी चीजें उनके मन में डाउट होती है। तो उसी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एनएचएआई में जो मुआवजे का निर्धारण किया जाता है या एनएचएआई में जो जमीन की अधिग्रहण किया जाता है उसके लिए एनएचएआई एक एक्ट है, एनएच की एक्ट, एनएच 1956 एक्ट है। इस एक्ट के अंदर एनएचएआई जमीन अधिग्रहण करती है। तो ये जो एनएच एक्ट 1956 थी वो लगभग 2013-14 तक उस एक्ट के थ्रू जमीन अधिग्रहण हो रहा था। लेकिन उस एक्ट में क्या था कि जो वेट वगैरह जो थी, उस एक्ट में तो वेट तो खैर नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि जो वेट उस समय तक बन रहा था 2013 और उससे पहले, वो वेट लोगों को बहुत कम मिलता था। तो फिर बाद में जब 2013 में एक नई एक्ट बनाई गई, RFCT LARR करके। और इस एक्ट में क्या है कि जमीन का जो वेट है, मतलब जमीन अधिग्रहण की जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे करेक्शंस किए गए। और आज के डेट में एनएच एक्ट 1956 से जो है बहुत सारे RFCT LARR एक्ट से बहुत सारे पॉइंट्स को जो पॉइंट्स अप्लीकेबल थे, बहुत सारे डिस्कशंस हुए मिनिस्ट्रीज में, और उसके बाद जो जो पॉइंट्स अप्लीकेबल थे वो सारे पॉइंट्स को एनएच एक्ट 1956 के अंदर
समाहित कर लिया। और उसके बाद NH एक्ट 1956 और RFCT LARR एक्ट 2013 को दोनों को मिलाते हुए अब जो भूमि की अधिग्रहण होती है वो इन दोनों एक्ट के तहत की जाती है। तो आज के डेट में जो जमीन का मूल्यांकन होता है वो अच्छी रेट मिलती है, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। उसके बाद जो वेट हम उठाते हैं, वेट हर स्टेट की अलग अलग होती है। हर स्टेट की अपना एक सर्किल वेट होता है, जिस सर्किल वेट यानी कि गवर्नमेंट वेट जिस वेट पे अपना स्टाम्प ड्यूटी लगता है, या जिस वेट पे अगर कोई ज़मीन खरीद बिक्री होती है तो उसकी रजिस्ट्री होती है। तो ये हर स्टेट का अपना एक सर्किल वेट होता है। सर्किल वेट ऑफ किसी भी स्टेट के, जैसे हमें MP का सर्किल वेट चाहिए तो सर्किल वेट ऑफ MP गूगल में सर्च करेंगे तो MP का सर्किल वेट आ जाएगा। इसी तरह से किसी भी स्टेट का अगर हमें सर्किल वेट चाहिए तो उस स्टेट का सर्किल वेट हम सर्किल वेट ऑफ राजस्थान, सर्किल वेट ऑफ गुजरात, ऐसे करके हम उस स्टेट का सर्किल वेट निकाल सकते हैं। ये हर जिले वाइज होता है, ग्राम वाइज होता है ये वेट, और वो वेट से हम NHAI में जो वेट लगती है वो सर्किल वेट से लगाया जाता है। उसके बाद जो NH एक्ट 1956 है उसमें जो पावर्स है लैंड एक्विजिशन करने का, तो उसमें जो आर्टिकल 3 है उस आर्टिकल 3 के अंदर लैंड एक्विजिशन किया जाता है। तो आर्टिकल 3 में सबसे पहले जो है 3 स्मॉल ए होता है, फिर 3 कैपिटल ए होता है, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3G, 5, 3H, 3I। इस तरह से जो आर्टिकल 3 है उनके बहुत सारे पार्ट्स हैं, और इन सारे पार्ट्स का यूज करते हुए NH के लिए लैंड एक्विजिशन किया जाता है। तो सबसे पहला जो 3 स्मॉले होता है, ये जो 3 स्मॉले है, 3 स्मॉले में एक कम्पिटेंट अथॉरिटी NHAI सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज करती है। और ये कम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हो सकते हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है उनको अपॉइंट किया जाता है। ऑफिशियल गैजेट में उनकी पोस्ट को पब्लिश की जाती है, और उसके बाद उस एरिया के लिए कम्पिटेंट अथॉरिटी बन जाते हैं। कम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर लैंड एक्विजिशन करने की जो भी कार्रवाई होगी उनके थ्रू ही किया जाएगा, और इन्हें शॉर्ट में काला भी बोला जाता है, यानी कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन, CALA, कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन। तो जितने भी मुआवजा का डिस्ट्रीब्यूशन करना है या उनसे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है वो सारे CALA यानी कि कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन के थ्रू किया जाता है। मैं चूंकि अभी वीडियो मध्य प्रदेश में बना रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश में जो कम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं लैंड एक्विजिशन के लिए, वो नॉर्मली SDM को बनाया जाता है। जिस एरिया में हम लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं उस एरिया के SDM को कलेक्टर कम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट कर देती है, और उनका जो पोस्ट है वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाता है, और उसके बाद से वो अपने काला हो जाते हैं। उनके थ्रू ही सारी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई किया जाता है। उसके बाद 3 कैपिटल ए होता है। 3 कैपिटल ए में क्या होता है कि हमें जहाँ पर लैंड एक्विजिशन करना है, तो जो रेवेन्यू अपना नक्शा होता है, जो पटवारी के पास या अमीन के पास नक्शा होता है, तो उस नक्शे में जितने भी लोग उस गांव के हैं सारे लोगों की नक्शा बनी रहती है। नक्शे में उनके उनके खसरा बने रहता है, सर्वे नंबर उसमें रहता है। तो सारे सर्वे नंबर जो लैंड एक्विजिशन में प्रभावित हो रहे हैं वो सारे लैंड खसरे नंबर को पेपर में प्रकाशित, मतलब गैजेट में पहले प्रकाशित किया जाता है, और फिर उस गैजेट को न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दिया जाता है आम सूचना के लिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इन खसरों से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। उसके बाद 3A के बाद 3B होता है। 3B में जो भी लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं उनके पास ये पावर आ जाता है कि जमीन में जाकर वो सर्वे कर सकते हैं। जमीन में जाके सर्वे करने का मतलब ये है कि अगर उनको कहाँ वहाँ कुछ लेवल उठानी है, या उसमें जमीन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है क्या है, वो सारी जाके सर्वे करने की राइट 3B के अंदर उनको मिल जाता है। एक बार 3A छप गई गैजेट में, उसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दिए। प्रकाशित करने के बाद 3B आता है। 3B के बाद हमें पावर मिल जाती है कि हम जमीन पर जाकर सर्वे कर सकते हैं।
उसके बाद थ्री सी होता है। थ्री सी का मतलब ये होता है कि जब हम जो गैजेट पेपर में प्रकाशित किए थे थ्री कैपिटल ए को, तो अगर किसी व्यक्ति को उसमें कुछ परेशानी हो रही है, परेशानी ये होता है कि बहुत सारे लोग का क्या होता है कि जमीन की ऐसी रिकॉर्ड्स होती है जो बहुत पुराने समय से चला आता है। हो सकता है कि आज हम हैं तो मेरा जमीन जो है मेरे दादा के नाम से है या उनके परदादा के नाम से है, तो पुरानी रिकॉर्ड्स है, तो वो अपना रिकॉर्ड सुधरवाना चाहते हैं। साथ ही साथ उनको और भी बहुत सी तरीके की परेशानी आती है कि मेरा कितना जमीन जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किस तरीके की अलाइनमेंट है, रोड किधर से पास हो रहा है। तो ये जो भी उनकी परेशानी है वो लिखित में अपने काला जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड किए जाते हैं उनके ऑफिस में उनको जमा करना होता है। पेपर में प्रकाशन के 21 दिन के अंदर उनको अपनी कंप्लेन को जमा कर देना होता है। उसके बाद जो काला होते हैं कोई एक डेट डिसाइड करते हैं और उस दिन वो सारे कंप्लेंट्स को एक एक करके सुनवाई करते हैं। अगर जो पब्लिक है वो अपने बिहाफ में कोई वकील भी, लॉयर भी कर सकता है जो उनके बिहाफ में उनकी बात को रख सके और उनकी जो भी परेशानी है उनको सुन सके। उसके बाद जब ऑब्जेक्शंस की हियरिंग हो जाती है उसके बाद थ्री डी का प्रोसेस होता है। थ्री डी के प्रोसेस में क्या होता है कि जो थ्री ए में हम केवल खसरा नंबर और उनकी एक एरिया, उनकी खसरा नंबर और एरिया का प्रकाशन करते हैं। थ्री डी में आकर क्या होता है कि उनके जमीन थ्री ए के बाद जो थ्री बी हुआ था सर्वे करने में, उस समय हम जाके जेएमएस कर लेते हैं, ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे करते हैं साइट पे। ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे में उनके जमीन पर कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कुआं है, हैंडपंप है, पेड़ है, वो सारी चीज़ों को हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद फिर आके हम लोग थ्री डी बनाते हैं। थ्री डी में क्या होता है कि लैंड ओनर के नाम के साथ पेपर में गैजेट में पहले प्रकाशित किया जाता है। मतलब थ्री डी के अंदर खसरा नंबर होता है, कितना एरिया उनके खसरे से एक्वायर कर रहे हैं, उनके लैंड ओनर का क्या नाम है, ये गैजेट में छपवाया जाता है और बाद में उसको भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से लैंड ओनर की जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। जब एक बार थ्री डी छप जाती है, न्यूज़पेपर में आ जाती है, उसके बाद फिर पावर टू टेक पोसेशन थ्री ई आता है। थ्री ई के अंदर क्या होता है कि हमें मतलब लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी को ये पावर आ जाता है कि हम अब उस पे पोजीशन ले सकते हैं जमीन पे। मतलब जमीन पे पोजीशन का मतलब ये है कि जमीन पे हम काम अब स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद थ्री एफ होता है। थ्री एफ में क्या होता है कि राइट टू इंटर इनटू द लैंड वेयर लैंड हैज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। थ्री एफ में क्या होता है कि जमीन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फेस्ट हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद एक्ट थ्री जी आता है। थ्री जी के अंदर उनकी जो भी जमीन के मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन किया जाता है। और थ्री जी फाइव है जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब कि जो मुआवजा निर्धारण किया गया है कारा के थ्रू, अगर आपको लगता है कि वो मुआवजा निर्धारण में कुछ गलती हुई है, कुछ त्रुटि हुई है या आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो एक आर्बिट्रेटर की मतलब जो गवर्नमेंट है वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है और उस आर्बिट्रेटर के ऑफिस में आप जाकर काला का जो अवार्ड है उसके खिलाफ आप कंप्लेन डाल सकते हैं कि हाँ काला से ये गलती हुई है। आप एक के पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कंप्लेन करने का और उसके बेसिस पे आप जाके आर्बिट्रेटर के पास अपना कंप्लेन डाल सकते हैं। फिर उसके बाद थ्री एच में क्या होता है, डिपॉजिट एंड पेमेंट ऑफ अमाउंट। जो आपकी अमाउंट निर्धारण किया गया है उसको हम डिपॉजिट करते हैं थ्री एच के अंदर। और थ्री आई में होता है कि जो अपने कंपिटेंट अथॉरिटी हैं जो काला है उनको कुछ सिविल कोर्ट की पावर दी गई है। मतलब कि कंपिटेंट अथॉरिटी अपने लेवल पे भी बहुत सारे केस को सुलझा सकते हैं, बहुत सारे जो परेशानियां उसको सुन सकते हैं। तो ये जो अपना 1956 का एनएच एक्ट है उसके बारे में ब्रीफ था। अब इसे एक एक करके और भी डिटेल में समझते हैं कि गैजेट किस तरीके से छपता है, उसका पेपर में किस तरीके से प्रकाशन होता है। ये अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे है। सबसे पहले तो हाईवे का अलाइनमेंट बनाया जाता है कि पूरी जो हाईवे है वो किस तरीके से होकर गुजरेगी। जैसे यहाँ पर एक बैतूल हरदा में अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बैतूल हरदा वाली प्रोजेक्ट में जैसे ये हरदा है, ये डिस्ट्रिक्ट हरदा है, तो हरदा में चूंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से एक बाईपास बनाया गया है। तो ये एक बाईपास है, बाईपास से होते हुए हम सोडलपुर होते हुए ये टेमा गांव तक एक अलाइनमेंट हमने बनाया कि इस अलाइनमेंट में हमें हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है।
अब उसके बाद हम ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाके फिर एक बार देख लेते हैं कि इस अलाइनमेंट पे हाईवे कंस्ट्रक्शन में कोई परेशानी तो नहीं होगी। हो सकता है कि बीच में कोई बहुत बड़ा तालाब आ जाए या कोई पहाड़ आ जाए या कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स या कोई किला वगैरह आ जाए। तो सब कुछ को बचाते हुए हमें हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना होता है। ऐसा नहीं कि हाईवे ऐसे जगह से निकाल जाए जहाँ पर कोई हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस है उसको हम डैमेज कर दे या कोई बड़ा तालाब है उसको डैमेज कर दे। तो एक बार ग्राउंड पे उतर के भी इस अलाइनमेंट की फिजिबिलिटी देख लेते हैं कि ये इस अलाइनमेंट पे हाईवे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब ये एक बार फाइनल हो जाता है उसके बाद हम जहाँ से रोड निकल रही है तो रेवेन्यू से हम नक्शा निकालते हैं। रेवेन्यू से नक्शा निकालते हैं कि इस जो हाईवे जो हमने प्रपोज किया है वो हाईवे में किन की जमीन फंस रही है। तो ये जो नक्शा होता है इसको लैंड एक्विजिशन प्लान बोलते हैं, जो अमीन या पटवारी के पास में होता है। तो उनके नक्शे पे हम क्या करते हैं कि अपना अलाइनमेंट को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये पुरानी सड़क है और हम जो नया सड़क बना रहे हैं वो यहाँ तक तो पुरानी सड़क के ऊपर ही आ रही थी और यहाँ से रीअलाइनमेंट या बाईपास का स्टार्ट कर दे रहे हैं। नया अलाइनमेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये रास्ता आगे चल के बहुत घुमावदार हो, तो उसको सीधा करने के व्यू से, या सिटी हो तो सिटी से बचने के लिए हम बाईपास बनाना चाहते हैं ताकि जो अपना ट्रैफिक है वो मतलब हाई स्पीड से 80-100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकल सके। इसके लिए हम लोग बाईपास वगैरह का प्रपोज करते हैं, या कोई रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको सीधा करने के लिए भी हम न्यू अलाइनमेंट चूज करते हैं। तो अब ये एक बार जब हम मेरी जैसे मान लो कि हम 60 मीटर विड्थ यानी कि 200 फीट अगर चौड़ाई रोड के लिए जमीन लेना चाहते हैं। एक्चुअल में रोड जो होता है वो कम चौड़ी में ही बनता है, 25 से 30 मीटर में 4 लेन का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा जमीन 60 मीटर की जमीन लेकर इसलिए चलते हैं ताकि फ्यूचर में वहां पर जमीन दोनों साइड खाली हो जिसमें हम प्लांटेशन कर सकते हैं, या कुछ फ्यूचर में अगर 4 लेन से 6 लेन करना हो तो वो कर सकते हैं। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा जमीन दोनों साइड लेकर रखते हैं। और नॉर्मली 60 मीटर आरओडब्ल्यू मतलब राइट ऑफ वे कि 60 मीटर जमीन हम चौड़ी जमीन अधिग्रहण करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ये पटवारी का जो नक्शा है या लैंड एक्विजिशन जो प्लान है, इसमें हम पता कर लेते हैं कि किन के खसरा यहाँ से प्रभावित हो रहा है। तो जो खसरा प्रभावित होता है उसको ऑटो कैड में जाकर ये एरिया निकाल लेते हैं कि उस खसरे से कितना एरिया प्रभावित हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक खसरे का उनका एरिया कैलकुलेट करते हैं और खसरा और एरिया को हम लोग न्यूज गैजेट में प्रकाशित करवाते हैं। यह है अपना 3A का गैजेट। गैजेट में आप देख सकते हैं कि जैसे ये अपना शहर है, जैसे स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, जिला हरदा, हरदा के अंदर ताल्लुक हो गया रहट गांव और गांव है बहरा गांव। तो इस गांव बहरा गांव में हम ये खसरा है, खसरा नंबर 3। और ये एक निजी खसरा है। खसरा भी दो तरीके का हो सकता है, एक निजी भी हो सकता है और एक सरकारी खसरा भी हो सकता है। तो निजी खसरा है वो सिंचित है या असिंचित है और उसमें से कितना जमीन हम अधिग्रहण कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर गैजेट में सारी खसरों को प्रकाशन कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये हेक्टेयर भी नहीं समझ में आता है कि हेक्टेयर को हम स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये जो हेक्टेयर है उसमें 10,000 से गुना कर देने से ये स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि 0.313 इंटू 10,000 करेंगे, 10,000 करेंगे तो ये 3130 स्क्वायर मीटर ये जमीन हम खसरा नंबर 3 से अधिग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले ये जो हम अभी डिस्कस किए थे जिसमें एक ऐसा गैजेट भी छपवाते हैं जिसमें हम कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करते हैं, तो उसको 3 स्मॉल ए बोलते हैं। 3 स्मॉल ए बोलते हैं। ये है अपना 3 स्मॉल ए। 3 स्मॉल ए के थ्रू हम कंपिटेंट अथॉरिटी चूज करते हैं। तो ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जैसे मध्य प्रदेश के केस में ये जिला अपना है बैतूल। बैतूल जिले में क्या है कि एसडीएम जो वहाँ पर बैठते हैं, एसडीएम बैतूल को यहाँ पर काला बनाया गया है। तो ये एक 3 स्मॉल गैजेट छपवाते हैं जिसमें एसडीएम बैतूल को काला बनाया गया है NH-47 के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये तहसील चिचोली है, चिचोली के अंदर जो गांव है उस सारे गांव का जो है ये एसडीएम बैतूल के थ्रू जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी।
ये अपना थ्री कैपिटल ए है। थ्री कैपिटल ए के बाद जो जमीन पे जाके हम लोग सर्वे करते हैं कि कौन से व्यक्ति का कितना जमीन अधिग्रहण जो जमीन कर रहे हैं, तो एक एक आदमी के साइट पर जाके देखने से दो तीन चीजें क्लियर हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि जो खसरा होता है उसमें जमीन तो दिखता है कि एनएचआई के लिए एक्विजिशन हो रहा है, लेकिन साइट पे जाओ तो वो जगह किसी और के हक में होती है, किसी और के नाम से होती है। तो हम उसको भी यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। साथ ही साथ उसमें कितना स्ट्रक्चर है तो आरसीसी का है या झोपड़ी है, और उसमें बाथरूम बना है, रसोई घर बना है, कितना कुआं है, हैंडपंप है, पेड़ है, ये सारा चीज हम जाकर एक जेएमएस में हम बना लेते हैं कि अब ये जेएमएस एक प्रूफ हो जाती है कि इस आदमी का क्या था, वहां पर एक आरसीसी का छत था, उसका कुआं था, हैंडपंप था, और इसके बेसिस पे ही बाद में अवार्ड बनाया जाता है। और साथ में साथ वो जो जिनकी वो जमीन होती है उनसे साइन भी करवा लिया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर वो कुछ नया वहां पर घर बना लिए तो ऐसा नहीं कि बाद में वो नया बना लिए तो उनको अलग से पैसा दिया जाएगा। उनको फिर ये जेएमएस बताया जाता है कि आपने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है वो पहले से नहीं था, आपने बाद में बनाया है। और इस तरीके से जो जेएमएस में जितना स्ट्रक्चर बनता है उतना ही का पैसा उनको दिया जाता है। मतलब क्या है कि एक बार जब सब सर्वे हो गई तो उसके बाद से फिर कुछ नया कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है। ये जेएमएस करने के लिए जो एनएचएआई है और सरकारी जो रेवेन्यू के टीम होते हैं वो सभी साइट पे जाते हैं, एक एक लोगों की से पूछते हैं कि ये जमीन आप ही का है या किसी और का है। अगर वो बोलते हैं कि मेरा जमीन है तो ठीक है, किसी और का है और उनकी जमीन पीछे है या उनके रिकॉर्ड में जो सरकारी रिकॉर्ड में कुछ त्रुटियां हैं, तो एक एक करके साइट पे जाने से वो चीजें क्लियर हो जाती है। प्लस में लोग को भी पता चल जाता है कि मेरा कहाँ से कहाँ तक जमीन जा रहा है। तो ये टीम एक एक करके साइट पे जाते हैं। उसके बाद जो थ्री डी है, थ्री डी हम लोग छपवाते हैं। थ्री डी में क्या होता है कि खसरा नंबर उसका निजी है या सरकारी है, निजी है या सरकारी है, प्लस में सिंचित है या असिंचित है, कितना रकबा उसमें से अधिग्रहण किया जा रहा है, और उनके लैंड ओनर का क्या नाम है। ये लैंड ओनर के नाम के साथ थ्री डी का प्रकाशन किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि किसी के दादा के नाम से हो जमीन और उनके दादा अभी की डेट में नहीं है, उनके बेटे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि जाके अपने एसडीएम से या कंपिटेंट अथॉरिटी से अपने रिकॉर्ड को सुधरवा लेना है और उस पे अपना नाम चढ़वा लेना है और साथ में उनको सूचित कर देना है, ताकि जिस समय उनकी मुआवजा का वितरण हो जाए तो उस समय उनको सही लोगों के पास मुआवजा पहुंच सके। नहीं तो उनका मुआवजा तब तक नहीं बटेगा जब तक वो ये नाम को सुधरवाएंगे नहीं। इसके बाद है जो आर एफ सी टी एल ए आर एक्ट थी, उसमें से कौन कौन सी पॉइंट्स है जिसे एन एच एक्ट 1956 में ऐड किया गया है। तो उसमें जैसे पहले जो था एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करके कुछ टर्म ऐसा नहीं था। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब ये होता है कि आज के समय में जो जमीन के रेट है, तो अगर कोई स्टेट है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दो अपना रखे हुए है। मतलब क्या है कि अगर उनकी 1 लाख रुपए की एक हेक्टेयर जमीन है, तो उनको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दो होने के कारण क्या हो जाएगा कि 1 लाख की जगह उनको 2 लाख रुपया कर दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये मानेगी कि इनकी 2 लाख की जमीन है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट रेट है उसमें उतने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड है कि 12% ब्याज दिया जाता है। जिस दिन जो डेट में थ्री कैपिटल ए गैजेट में प्रकाशित हो गया है, उस डेट के बाद से 12% का ब्याज जो है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। आप अवार्ड जिस भी डेट में बनाएंगे, मान लीजिए कि थ्री कैपिटल ए करने के बाद आप 2 साल बाद अवार्ड बना रहे हैं, तो 2 साल की ब्याज आपको 12% की दर से आपको अवार्ड में देना होगा। तीसरा है 100% सोलेसियम का। मतलब क्या है कि जितना अवार्ड की राशि बनती है उसको जस्ट डबल कर देना है, 100% सोलेसियम देना है। अब यहाँ एक चीज और देंगे कि ये जो 12% का जो ब्याज है केवल जमीन की जो वैल्यू होती है, मूल्यांकन होता है, उस पे दिया जाता है। अगर उसमें स्ट्रक्चर घर है या कुआं है उस पे 12% की ब्याज नहीं दिया जाता है। ये जो 100% का सोलिसियम है, ये सोलिसियम सभी पे लागू है, जमीन का, स्ट्रक्चर का, कुआं का, जितना सब मिला के जितना भी राशि बनता है उसको जस्ट डबल कर देना है। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के केस में क्या होता है कि मान लो जी कि हम मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 है।
तो वन होने के कारण जब 100% सोल्यूशियम लगाते हैं तो यहाँ मुआवजा 2 गुना हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक और दो के बीच में है, कहीं 1.5 है, कहीं 2 है, या कहीं शहरों में 1 और विलेज एरिया में 2 है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि जहाँ अगर ग्रामीण इलाकों में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 लगाए हुए हैं, तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको डबल कर दिया, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर से जब 100% सोल्यूशन देती है तो वो 4 गुना मुआवजा हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कहीं 2 गुना मुआवजा है, कहीं 4 गुना मुआवजा है। तो उसका रीजन यही है कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 है वहाँ तो मुआवजा 2 गुना हो जाता है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 है वहाँ मुआवजा 4 गुना हो जाता है। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो मैं कुछ स्टेट्स का यहाँ पर सैंपल के लिए डाला हूँ। जैसे कि बिहार में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 है, आंध्र प्रदेश में 1.25 है, अदर देन शेड्यूल एरियाज 1.5 फॉर शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल जिसको ट्राइबल एरियाज बोलते हैं। तो इस तरीके से हर स्टेट्स की अपनी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिसाइड कर रखे हैं। धीरे धीरे इसमें भी बहुत सारे करेक्शंस हो रहे हैं, बाद में इन्होंने 2 था, बाद में इन्होंने 1 किया। तो ये चूंकि स्टेट का केस है तो हमें उतना क्लियरली पता नहीं चल पाता है कि कौन से स्टेट में कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो जो स्टेट में लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस चल रही है, आप उस स्टेट के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनके ऑफिस से आप पता कर सकते हैं कि उनके यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है। अगर 1 है तो उनकी मुआवजा 100% सोल्यूशन बाद 2 गुना हो जाएगा, अगर 1.5 है तो मुआवजा 3 गुना हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज है। इसके बाद हमने एक सर्किल वेट का सैंपल डाला है कि सर्किल वेट किस तरीके की होती है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट का विलेज वाइज ये सर्किल वेट होता है। जैसे ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तहसील आमला है, नगर पालिका ये क्षेत्र है। तो उसमें तिलक वार्ड का क्या है कि रेसिडेंशियल प्लॉट का 4000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, या कॉमर्शियल का 8000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। यहाँ पर इरिगेटेड जो सिंचित भूमि है उसका हेक्टेयर का रेट होता है, असिंचित भूमि का हेक्टेयर का रेट होता है। अगर उनकी जमीन पे कुछ घर है तो आरसीसी घर है तो उसको पर स्क्वायर मीटर कितना देना है। ये जो वेट होता है इसमें जमीन का भी वेट इंक्लूड होता है, इसलिए 10,400 में से प्लॉट का वेट 4,000 घटा देते हैं, यानी कि 6,400 रुपये पर स्क्वायर मीटर उनको छत की वेट जो होता है वो उस हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। ये सारा चीज़ें जो कैलकुलेशन है वो अगर कोई स्ट्रक्चर का जो वैल्यूएशन होता है तो जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होती है वो कर देती है। अगर कोई हैंडपंप या कुआं है तो पीएचई डिपार्टमेंट होता है वो कर देता है। पेड़ का मुआवजन जो होता है वो फॉरेस्ट के थ्रू बन के आता है। इस तरीके से अलग अलग डिवीजन से उन वेट मंगवा लिए जाते हैं कैलकुलेशन करवा के, और फिर वो सारा वेट को काला ऑफिस मतलब जो कंपिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में समराइज करके और वहाँ पर मुआवजे का निर्धारण कर दिया जाता है। ये है लोगों का जो पटवारी का जो नक्शा होता है, या हर एक व्यक्ति का जो अपना रिकॉर्ड होता है कि ये खसरा नंबर है, ये उनकी खसरा में का टोटल रकबा इतना है और वो इस नाम से उनकी रकबा है। तो ये रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होती है। ये भूलेख करके आप कहीं भी पोर्टल पे डालेंगे, भूलेख एमपी तो मध्य प्रदेश का आ जाएगा, भूलेख बिहार तो बिहार का आ जाएगा, और वहां से आप अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि आपका कितना खसरा नंबर क्या है, आपके जमीन कितना है खसरे का, उसमें कौन किनके नाम से वो रिकॉर्ड है। अगर वो जिनके नाम से रिकॉर्ड है उनका डेथ हो गया है तो आपने अपना रिकॉर्ड सुधरवा लीजिए, और ये रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन मिल जाती है। इसके बाद है कि एक मुआवजे का निर्धारण किया कैसे जाता है, उसका एक जस्ट हमने सैंपल डाला है कि जैसे पुष्पलता कोई व्यक्ति है, उनके सर्वे नंबर 105 है, उसमें से 0.02 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। वो जमीन जो है असिंचित है, मतलब सिंचित नहीं है, और असिंचित का जो हेक्टेयर का रेट है 11,33,000 रुपये पर हेक्टेयर रेट है। तो उनका 11,33,000 के हिसाब से 0.02 हेक्टेयर का 22,660 रुपया उनका मुआवजा होता है।
अब ये चूंकि मध्य प्रदेश है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 है, तो 1 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,660 ही आ जाएगा। अब उनके के यहाँ कितना पेड़ है, पेड़ का कितना राशि बना है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेट आता है। उनके यहाँ कितना ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का क्या रेट है, मकान है, मकान का कितना वैल्यूएशन हुआ है, और यहाँ पर उनकी टोटल ये राशि बन के 1,78,808 रुपया आ गया। अब ये 12% का जो ब्याज है वो जमीन का जो रेट है ये 22,600, इस पे 12% का ब्याज देते हैं, जिस दिन से अपना 3A प्रकाशन हुआ है उस डेट से देते हैं। यहाँ पर जो सर्किल रेट भी यूज किया जाता है वो भी जिस ईयर में 3A का प्रकाशन हुआ है उस रेट का ही सर्किल रेट यूज किया जाता है, और उस दिन से 12% का ब्याज दिया जाता है जिस दिन ये अवार्ड बन रहा है। उसके बाद ये 100% का सोलिसियम है। 100% का सोलिसियम में क्या होता है कि जितना ये अवार्ड बना है कुआं मकान वगैरह जोड़ के, इसको जस्ट यहाँ पर डबल कर देते हैं। तो टोटल मुआवजा का जो राशि होता है, ये जो उनका मूल राशि था 12% ब्याज और उसका 100% सोलिसियम, ये तीनों जोड़ के ये टोटल राशि आ गया। इसके बाद एक खसरा का ऐसे अवार्ड होता है, टोटल ये राशि बनती है, उसमें से कुछ स्टेट के द्वारा प्रशासनिक शुल्क भी लगाया जाता है। जैसे आज तो नॉर्मली 2.5% ही प्रशासनिक शुल्क जो है हर स्टेट में लगाई जाती है। तो RFCTLA जो एक्ट आई थी उसमें बहुत सारे जो चीज़ें थी जो बाद में जाकर उसे करेक्ट किया गया। उसमें क्या था कि ये जो प्रशासनिक शुल्क था वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग मांगा जाता था। जैसे बिहार में तो 20% प्रशासनिक शुल्क मांगा जाता था, MP में 10% शुल्क मांगा जाता था। तो इसके कारण क्या है कि एक तो रेट ही बहुत, जमीन का ही अधिग्रहण का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। 100% सोलिसियम देना है, ब्याज देना है, उसमें अगर 20% या 10% प्रशासनिक शुल्क जोड़ देंगे तो वो राशि बहुत ज़्यादा हो जाता था। और यही दिक्कत है कि आज के डेट में भूमि अधिग्रहण का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब सरकार के ऊपर ज़मीन का अधिग्रहण करना एक बहुत बड़ा मुसीबत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट आजकल ज़मीन अधिग्रहण में देना पड़ता है। तो बाद में वो उसमें RFCTLA में बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट किया गया समय समय पर, और बाद में जो है वो उसमें ये लिखा गया कि जो है प्रशासनिक शुल्क हर स्टेट को 2.5% दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल मुआवजा का राशि बनता है, और जो अपने कंपटेंट अथॉरिटी है वो इस पे साइन करते हैं, और उसके बाद ये अवार्ड बन के फाइनल हो जाता है। अब इसके बाद जो व्यक्ति का जितना अवार्ड बनता है वो उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है। पहले चेक से पैसा दिया जाता था, आज उनके अकाउंट में सीधा पैसा डाल दिया जाता है, और इसके लिए उनसे अकाउंट नंबर और उनकी और डिटेल्स लिया जाता है। जब जमीन का अधिग्रहण होता है तो जमीन पे इस तरीके का पिलर लगा दिया जाता है। तो ये चूंकि अगर हम 60 मीटर का अगर जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं 4 लेन के हिसाब से, तो 60 मीटर एक इस कॉर्नर पे रहेगा, एक 60 मीटर बाद दूसरे कॉर्नर पे रहेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगी कि आपकी जमीन जो है, मतलब हाईवे किस तरीके से निकल रहा है, ये पिलर को आप देखते हुए पता कर सकते हैं। इसके बाद है कि जब सारी अवार्ड की राशि बन के तैयार हो गई तो उसे लोगों तक देना कैसे है, उनसे क्या क्या डिटेल्स लेना है। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जिनके नाम से जमीन है हम उन्हीं के नाम से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो एक तो है पासबुक का फोटोकॉपी लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, और उनकी कुछ पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जमीन में किसी उनके दादा का नाम है, आज उनके दादा नहीं है, उनके बेटे हैं, तो फिर उनके बेटे अगर अकाउंट दे तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि उनके अकाउंट से जो जमीन में जिनके नाम से है वो मैच नहीं करती है। तो उस केस में उनको क्या है कि पहले तो नाम अपडेट करवाना होता है, या फिर वो काला ऑफिस कंपिटेंट अथॉरिटी को जाकर ये अपना कुछ सहमति पत्रक दें, या कुछ भी ऐसा स्टाम्प पेपर पे बना के दें कि हाँ ठीक है हम उन्हीं के पुत्र हैं, तो उस केस में उनको पैसा दिया जाता है। सेकंड चीज है कि अगर मान लीजिए कि 4 भाई के नाम से जमीन है, तो उस केस में बहुत सा केस में क्या होता है कि कोई उसमें से एक व्यक्ति आकर अपना पासबुक देकर जमा कर देता है, तो उस केस में भी उनको पैसा नहीं देते हैं। अगर 4 व्यक्ति का नाम है उनके रिकॉर्ड में, तो चारों व्यक्ति का एक ज्वाइंट खाता खुलवा के देना है, या तो अगर ज्वाइंट खाता नहीं देना चाहते हैं तो एक सहमति पत्रक दे दें कि हाँ एक भाई के अकाउंट में डाल दे, बाकी हम लोग 3 भाई सहमत हैं। तो इस तरीके से ही उनके अकाउंट में पैसा
जाता है। पैन कार्ड उसमें से जो मुखिया है वो देख सकते हैं, आधार कार्ड सबका लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो सबका लगेगा, और इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो एक लिस्ट बनाते हैं कि इतना पैसा है, और उतना पैसा वो बैंक को लिस्ट बना के भेज देते हैं। एनएचएआई को ये टोटल एक बार मिल जाता है कि टोटल इतने का अवार्ड 4,14,565 रुपये का अवार्ड बना है। तो एनएचएआई क्या होती है कि जो बैंक में एनएचएआई के खाता मतलब एनएचएआई और एनएचआई में जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिस है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट जो बोलते हैं, साइट ऑफिस जो होता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और काला का एक ज्वाइंट अकाउंट खुलता है, और उस ज्वाइंट अकाउंट में हेडक्वार्टर एनएचआई की जो हेडक्वार्टर है उतना का पैसा का लिमिट प्रोवाइड कर देती है। और उस लिमिट से जैसे कि ये अगर काला जो है, अगर 100 लोगों की एक लिस्ट भेज दी है, 100 लोग का, और उसमें जो पैसा है उतने का वो क्या करती है, बैंक की सभी के अकाउंट में उतना उतना पैसा, जैसे ये पुष्पलता का 3,60,380 है, तो उनके अकाउंट में 3,60,380 रुपया ट्रांसफर कर देगी, या जिनके जिनके पैसे जितने हैं उतना उतना उनके अकाउंट में पैसे वो ट्रांसफर कर देती है। तो ये था एक पूरा प्रोसेस कि भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस स्टार्टिंग होता कैसे है। तो मैं एक शॉर्ट में इसको ब्रीफ करना चाहूँ, तो ये एनएचएआई के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ है। उसमें कौन कौन सी एक्ट फॉलो की जाती है, फिर जो 1956 का जो एक्ट है उसमें क्या कौन कौन सी धाराएं हैं या आर्टिकल्स हैं। उसके बाद ये कि हम लोग अलाइनमेंट बनाते हैं कि कौन से अलाइनमेंट से हाईवे गुजारना है, उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। ये लैंड एक्विजिशन प्लान पे फिर उस अलाइनमेंट को पेस्ट करते हैं, और यहाँ से देखते हैं कि किनके खसरा प्रभावित हो रहा है और उनका कितना जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। ये 3 स्मॉल ए है जिसमें कंप्यूटेड अथॉरिटी अपॉइंट होते हैं। ये 3 कैपिटल है जिसमें खसरा वाइज उनकी एरिया प्रकाशित किया जाता है। ये जेएमएस है जिससे साइट पे जाके उनकी फिजिकल स्थिति क्या है वो नोट किया जाता है। ये टीम एक के जमीन पे जाती है। उसके बाद ये 3D है जिसमें लैंड ओनर का नेम के साथ प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद ये RFCT LARR एक्ट की मतलब वो कितना अप्लीकेबल है, उनकी कौन कौन सी चीज़ें अप्लीकेबल है, उनको एक शॉर्ट में यहाँ ब्रीफ किया गया है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो हर स्टेट के द्वारा यूज किया जाता है उसका एक मतलब हमें बस समझाने के भी उसे यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद सर्किल रेट किस तरीके का होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे होता है, उसे हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये अवार्ड का एक फॉर्मेट है कि किस तरीके से अवार्ड बनती है। उसके बाद आपकी मतलब आप कैसे पता करेंगे कि हाईवे कैसे गुजर रही है, तो इस पिलर को देख के आप हाईवे की अलाइनमेंट पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको अवार्ड जो बन गई वो राशि लेने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है वो है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और इसमें अगर कुछ भी आपको परेशानी हो या डाउट हो तो आप हमें मैसेज करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि वीडियो कितने लोगों तक पहुंच पा रही है। थैंक यू।